चलिए भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? ये दूसरी क्लास देख रहे हैं हम रेशो प्रोपोर्शन की। ठीक है। गुड इवनिंग। चलो भाई, देखो, पहली क्लास में हमने बेसिक पढ़ा है ना। अब हम दूसरी क्लास देख रहे हैं जिसमें हम पूरा बेसिक फिर से रिवाइज करेंगे जितना हमने पढ़ा है ना। साथ में मर्जिंग पढ़ेंगे हम कि रेशो को मर्ज कैसे करना है। कल भी आपने पढ़ा है। रेशो पे बेस्ड क्वेश्चंस जितने होते हैं वो सारे करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप वाइज अरेंज करे हैं मैंने, और लाइन से आते जाएंगे, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले दिमाग में से एक चीज निकाल देना कि कोई लेवल होता है, कुछ नहीं होता, सब बिल्कुल बेसिक है। कैलकुलेशन होती है, कोई कठिन सवाल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो मानसिकता बदलनी पड़ेगी हमें सबसे पहले, क्योंकि हम पहले से ही मान के चलते हैं कि एसएससी सीजीएल बहुत कठिन है, और यहीं हम फेल हो जाते हैं। हम ट्राई ही नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग परीक्षा ही नहीं देते हैं। मालूम क्यों? एसएससी बहुत कठिन होती है। कुछ कठिन नहीं है, सब कुछ आसान बनेगा। पहले मेंटेलिटी बदलनी है हमें हमारी, ठीक है। कैलकुलेशन होता है सवालों में, कठिन नहीं होता है। कभी कभी तो टाइम लगेगा ना, सवाल बड़े हैं तो सॉल्व करने में, बाकी कुछ नहीं होता है इसमें। तो देखो, है ना, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा कि प्री के मेंस के सवाल सब बनते जाएंगे आपसे धीरे धीरे। देखिए, यदि a/2 b बराबर b/3 बराबर c/7 है, तो अनुपात ये और ये का रेशो पूछ। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बोला डायरेक्ट ही रेशो दे रखा है कि यहाँ a के बटे में कितना दे रखा है 2, बराबर है b के बटे में कितना 3, और बराबर है कितना c के बटे में 7। यानी कि हमें डायरेक्ट दे दिया कि a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो डायरेक्ट रखना ही है खाली। तो 4 इंटू ए, यानी कि 4 गुणा ए, तो 4 दूनी कितना हो गया, ये 8 आ गया, है ना। प्लस 3b, तो b की जगह 3 है, b का मान 3 है, तो 3 रख दोगे तो 3 3 9, माइनस सी की जगह कितना रख दोगे 7, तो ये 7 आ गया। बटे में कितना है, अनुपात मतलब बटा ही होता है। ए में बी जोड़ो, बी में सी जोड़ो, तो 2 में 5 जोड़ा, 2 में 3 जोड़ो, और 3 में 7 जोड़ो। ठीक, तो 8 और 9 कितना हो गया, 17। 8 और 9 हो गए 17, 17 में से 7 गया तो 10 बचेगा, है ना। बटे में 3 2 5, 5 7 12, है ना। रेशो निकालोगे ना तो 2 पंजे 10 होता है, और 2 छन 12 होता है। तो 5:6 आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल। हाँ, ठंडी बहुत ज़्यादा है भाई, ठंडी का मौसम है, ठंडी तो लगेगी। ठीक। ठीक है। चलिए, ये दूसरा सवाल है एमटीएस 2022 का। सब नए सवाल हैं, पुराने भी पढ़ा कराऊंगा सारे, पर नए भी है सारे। देखिए, यदि 3a/2b बराबर ये है ना। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, कुछ सवाल लंबे होंगे। आप ये मत सोचना कि हर सवाल को मैं 2 2 3 3 सेकंड में कर लूंगा, संभव ही नहीं है। सारे सवाल नहीं हो सकते हैं, कुछ सवाल में कैलकुलेशन तो रहेगी ही रहेगी, है ना। तो किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसको शॉर्ट कैसे करें। जब शॉर्ट करने जैसा होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। जब शॉर्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर लंबा जाएगा वो। और ये प्रिपेयर रहना पहले से ही कि कुछ सवाल तो आएंगे ही आएंगे लंबे, है ना भाई। ठीक है। देखो, 3a/2b, तो हमें दे रखा है 3a के बटे में 2b, बराबर कितना दे रखा है 6a माइनस बटे में कितना है 3b-2। और हमें एक इक्वेशन दे दी है इसको आसान बनाने के लिए कि a बराबर है b-1 के। ध्यान देना, a बराबर कितना दे रखा है b-1, a बराबर हमें b-1 दे रखा है। चलो, अच्छी बात है। अब हमें इसका मतलब ये हुआ है कि हमें a का मान दे दिया है कि b-1। तो मैं एक काम करता हूँ कि जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ b-1 रख दूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना भाई। काम करता हूँ मैं, a की जगह b-1 रख देता हूँ, तो यहाँ पे रख दिया a की जगह b-1, बटे में कितना है 2b है, बराबर कितना है 6 इंटू ए की जगह मैंने रख दिया b-1, और माइनस का कितना है 3 है, ऑब्लिक कितना है 3b-2। ठीक, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो,
पहले तो आप एक काम करो, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो 3b हो गया -3। देखो 3 का गुणा b में भी होगा, 3 का गुणा 1 में भी। 3 का गुणा b में किया तो कितना आ गया 3b, और 3 का गुणा 1 में किया तो 3 एकम 3, ये -3। ठीक, अब ध्यान देना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है कि 3b का पहले एक नंबर लेना है, उसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, फिर ये माइनस का 2 लेना है, इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। 3b का मल्टीप्लाई 3b में, तो 3b इंटू 3b यानी कि 3b का स्क्वायर। ठीक, और फिर 3b का मल्टीप्लाई -3 में, तो -3 3 जा 9b, है ना। ठीक है, चलो ये तो खाली 3b का मल्टीप्लाई हुआ है। अब -2 का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3 2 जा 6b, है ना, और माइनस माइनस होता है प्लस, 2 तिया कितना आ गया 6, है ना, और बराबर है। अब इस 2b का मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो देखो 2b का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहले तो 2b का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, तो 2 छंग 12b आ गया, और 12b का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 एकम 12, और b में b का गुणा b स्क्वायर। ठीक, अब फिर से 2b का मल्टीप्लाई 6 में करो, तो 2b इंटू 6 यानी कि 12b, और 12b का मल्टीप्लाई 1 में, तो माइनस का 12b, है ना, और माइनस का कितना है बाहर 3 है ना। अच्छा 3 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 देखो ये 2b का मल्टीप्लाई तो पूरे में ही होगा भैया ना, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई पूरे में होगा, तो 2b का मल्टीप्लाई 3 में, तो माइनस का 2 3 जा 6b। ठीक, अब देख लो जरा इसको, ठीक है, देखो ये 3b स्क्वायर है ना। देखो माइनस का 9b और माइनस का 6b, 6 और 9 कितना 15b आ गया, तो ये माइनस का 15b लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट इसको, माइनस का 15b। ऐसे ही माइनस का 12b और माइनस का 6b कितना आ गया, माइनस का 12 और 6 18b, तो माइनस का 18b लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। चलो अब देखो ये 12b स्क्वायर है, ये 3b स्क्वायर इधर गया तो कितना आएगा, 12b स्क्वायर में से 3b स्क्वायर गया तो 9 का b स्क्वायर बचेगा, 12 में से 3 गए तो 9 बचा। ऐसे ही देखना कि जो माइनस का 18b है ये इधर आएगा तो प्लस का 18b, और प्लस के 18b में से 15b गया तो कितना बचेगा 3b। ठीक, 3b बचेगा। ठीक है, प्लस का कितना बचा यहाँ पे 6 बचा है ना, बराबर ये 9b स्क्वायर। अब हमें दे रखा है कि a की वैल्यू b-1 है। ठीक देखो ये पूरी इक्वेशन 3 से कट रही है, ठीक है। अब देखिए तू पूरी इक्वेशन 3 से कट रही है, तो मैंने 3 का भाग दिया तो कितना बचेगा b, फिर मैंने 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, फिर मैंने 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 3 तिया 9, तो 3b स्क्वायर बचा है। ठीक, अब ये b का कोई काम नहीं है तो b को उधर फेंक दो, तो इधर कितना बचा 2, बराबर ये कितना आ गया 3, और b का स्क्वायर तो है ही सही 3b स्क्वायर। अच्छा ये प्लस का b इधर आएगा तो माइनस का b है। देखो सवाल आपको कुछ कुछ आएंगे कैलकुलेटर, है ना, पहले घबराना नहीं है, मैं आपको बार बार बोलूंगा क्योंकि लगेगा कि यार कितना टाइम लग रहा है, ये सिर्फ समय की बात है, प्रैक्टिस की बात है, कि धीरे धीरे इस तरह के सवालों को तो हमें प्रैक्टिस करना ही। अब हम एसएससी के बैच में तो आ ही गए हैं, आदत डालो, क्योंकि ये तो बहुत जीरो लेवल का पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा, इतना बढ़िया लेवल पढ़ेंगे अपन बाद में कि आपको लगेगा कि ऐसा तो कहीं पढ़ा ही नहीं है हमने। बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा 2023 के सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस प्री मेन सब कराऊंगा, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, है ना। कुछ सवाल में सॉल्यूशन हमें पता नहीं होता है ना, तो दिमाग लगाना पड़ता है कि अब क्या करें कि आंसर तक पहुंचे, कभी कभी टाइम भी लगता है ना। चलो ये बी है, ये इधर आ गया तो माइनस का बी आ गया, है ना। अब एक काम कर सकते हैं अपन यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 2 है बराबर, ये बी कॉमन ले लो, एक काम करो यहाँ पे बी कॉमन ले लें, क्या मिलेगा उससे, अगर मैं बी कॉमन ले लूँ यहाँ से तो अंदर बचेगा 3b-1, है ना, 3b-1, और यहाँ से कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है,
चलो इसको अभी है इसको अभी एंड में देखेंगे, आखिरी में देखेंगे इसको, है ना। इसको अभी फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। मे भी अपन ने कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग की हो, उससे भी आंसर कुछ आ रहा हो, क्योंकि कुछ मैच हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसको एक बार मैं वापस से करवाऊंगा जाते टाइम, डोंट वरी, ठीक है। इसको अपन देखेंगे। शायद कई जल्दबाजी में वैल्यू रखने में गड़बड़ कर दी हो हमने, हो सकता है। ये देखो, यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 1681 है, तो ये वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि x और y विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हैं, और हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रेशो दे रखा है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, 16/81 है ना। अच्छी बात क्या है पता है कि हमें ना एक चीज बोली हुई है, कि एक चीज क्या है, देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि x और y विपरीत चिन्हों वाली संख्या, विपरीत चिन्हों वाली विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं का क्या मतलब है कि एक संख्या पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एक संख्या नेगेटिव। देखो यहाँ पर हमारे पास x भी है y भी है, तो मैंने मान लिया कि माना कोई भी एक धनात्मक ले लो, कोई भी एक ऋणात्मक ले लो, तो मैंने कहा माना x बराबर क्या है, पॉजिटिव। x को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव, और y को मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव, है ना। y को मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव। एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक किसी को भी मान सकते हो। तो आपको पता है किसका वर्ग करने पे 16 आएगा और किसका वर्ग करने पे 81 आएगा। तो हमने ध्यान रखना x को धनात्मक माना है, तो ऐसी कौन सी धनात्मक संख्या है जिसका वर्ग करे तो 16 आए, तो आप बोलोगे 4 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4। ठीक, ध्यान देना, जल्दबाजी में मत हल करना। y बराबर क्या है, y को हमने नेगेटिव माना है, तो ऐसी कौन सी ऋणात्मक संख्या है जिसका वर्ग करने पे 81 आए, तो आपको पता है -9 का, है ना, क्योंकि -9 का स्क्वायर करने पर भी प्लस का 81 आता है। ये बात ध्यान रखना। तो x और y की वैल्यू ये बनेंगी, हमें बस ये चाहिए यहाँ पे। तो देखो 3x + 4y है, तो 3 इंटू एक्स की जगह रख दो 4, प्लस 4 इंटू वाई की जगह रख दो -9, ठीक, बटे में। फिर 2x - 3y चाहिए, तो 2 इंटू एक्स की जगह रख दो 4, है ना, -3 इंटू वाई की जगह रख दो -9, ठीक। ये देखो 4 × 12 आ गया, और प्लस माइनस माइनस होता है, 9 × 36, ठीक, बटे में 4 दूना होता है 8, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, 9 × 3 हो गया 27, ठीक। तो ये कितना आ गया, -24 बटे 27 + 8 हो गया 35। तो -24/35 ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर आएगा इसका। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए ये बताओ। चलो कल आपने जो पढ़ा था उस तरह के सवालों की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने कितना सीखा कल, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे प्रश्नों के तरफ बढ़ेंगे। देखो ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, और ए बी सी पूछा है। मैंने आपको बोला था कल कि ए बी दे रखा हो, बी सी दे रखा हो, तो आप एक साथ लिख लेंगे ए बी सी। ए बी का मान कितना है, 11:7। बी सी का मान कितना है, 5:19 में। देखो 5:19, ठीक। अब बोला था कि जिसके घर के पास खाली जगह होगी कब्जा उसका होगा। 7 के आगे जगह खाली है तो 7 का कब्जा, 5 के आगे जगह खाली है तो 5 का कब्जा। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई। 11 पंजे आ गया ये 55, 7 पंजे आ गया ये 35, और 19 सत्ते आएगा 133, ठीक। तो आपसे बोला हुआ है कि एबीसी का रेशो बताओ, तो 55, 35, 133, 55, 35, 133 ऑप्शन दूसरा आंसर आएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक। चलिए धीरे धीरे वैरायटी बदलती जाएगी, और याद दिलाना मेरे को, आखिरी में एक सवाल वो करना है अपने को, वो करके जाएंगे, है ना। देखो ए बी दे रखा है, पी सी दे रखा है, और सी डी दे रखा है, तो 2a रेशो 3d पूछा है। देखो ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी, तो आप एक साथ निकाल लो पूरा ए बी सी का रेशो, क्योंकि ये निकालना आसान है। ए बी कितना दे रखा है, 3:5 में। बी सी कितना दे रखा है, 7:8 में। और सी डी कितना दे रखा है, 2:3 में, ठीक। चलो रेशो मर्ज करो, ये 2 लिखा मैंने यहाँ पे, यही 2 लिखा मैंने यहाँ पे, ये 7 है यहाँ पे लिख लो, ये 5 है यहाँ पे लिख लो, यही 5 आगे लिख लो, और ये 8 है यहाँ, ठीक। अब ध्यान देना, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है खाली। देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 चौके 8। जो कटे वो काट दो, तीनों में कॉमन, चारों में कॉमन देखो क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, हटा, तो मतलब चारों में होना चाहिए। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, पर कहीं और नहीं है,
2 यहाँ था, 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, और 8 के अंदर भी 2 होता है, इसीलिए मैंने 2 से काट दिया। तो 7 तिया 21, 21 एकम 21, 7 पंजे 35, 35 एकम 35, और 8 पंजे 40, 40 एकम 40, और 5 चौके 20, 20 तिया 60, है ना। आपसे पूछा है 2a और 3d का रेशो, तो 2a और 3d का रेशो कितना आएगा, तो देखो 2 इंटू ए का मान है 21, रेशो 3 इंटू डी का मान है यहाँ पे 60, है ना। तो देख लो, चलो देखो 3 से काटो, 3 सते 21, 3 एकम 3, है ना। तो 7 दूना कितना आ गया, अच्छा 2 से कट रहा है अभी भी, तो 2 से इसको काट दो 60 को 30 बार, तो रेशो आ गया 7:30 का, है ना। 7:30 का, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है अभी तक तो। ये बताइए, देखो ए बी बी सी सी डी डी ई, है ना, ये पटवारी में आया है 2023। देखो ए बी सी डी, देखो ए बी डी ई, ठीक। ए बी में दे रखा है 3:2 में, बी सी हमें दे रखा है 3:5 में, सी डी हमें दे रखा है 3:7 में, और डी ई हमें दे रखा है 4:5, ठीक। 4 के आगे जितनी जगह खाली है सब दूर 4 लिखेंगे, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी। 3 के आगे यहाँ जगह खाली है तो 3 लिख दिया, इस 3 के आगे ये 3, ये 3, इस 2 के आगे सब दूर 2 2 2, इस 5 के आगे यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 7 के आगे यहाँ भी 7। बस अब कटे तो काट दो, पीटे तो पीट दो। देखो भैया, 2 से कट रहा है ये, 2 2 2 2, और ये 2, ठीक। चलो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ये आ गया 54 है। 3 तिया 9, 9 चौके 36, ये आ गया 5 तिया 15, 15 चौके 60, 7 पंजे 35, 35 चौके 140, और ये आ गया 5 पंजे 25, 25 सते 175, ठीक। अब देखो बहुत अच्छे से, यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो 27 लिखा हुआ है, यहाँ 54 है, तो 54 क्या होता है, 54 का आधा होता है 27, तो इसका आधा करा 27, इसका आधा करा 18, इसका आधा करा 30, है ना, इसका आधा करा 70, और इसका भी आधा कर लो, तो देखो 2 8 16, 2 7 14, 2 पंजे 10, 7.5, तो 27 18 30 70, 27 18 30 70, 27 18 30 70, और 87.5, ऑप्शन नंबर 4 आंसर आएगा। बोलो, बिल्कुल सिंपल है ना। ये देखिए, हमें दे रखा है 7a बराबर 4b, तो देखो 7a इक्वल टू 4b इक्वल टू 14c, ठीक। abc का रेशियो हमें पूछा है। देखो ये, देखो मैंने आपको कल बताया था कि वेरिएबल के साथ नंबर नहीं आता, वेरिएबल के साथ नंबर नहीं आता, वेरिएबल के साथ नंबर नहीं आता, तो ये 7 भी हटना चाहिए, ये 4 भी हटना चाहिए, और ये 14 भी हटना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 7 का, 4 का और 14 का एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम कितना होता है, 28। हम देना एलसीएम कितना होगा, 28, तो मैं 28 का ही भाग दूंगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, है ना। इससे क्या होगा कि ए का मान कितना आ जाएगा, तो 7 से 28 कटेगा 4 बार, बी का मान कितना आ जाएगा, देखो 4 से 28 कटेगा 7 बार। इसी प्रकार सी का मान कितना आएगा, तो 14 दूनी 28, सी का मान आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है ना। अब देखो हमें एबीसी का रेशो चाहिए, तो यही रेशो है 4 7 2, 4 7 2, ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर आ गया, 4:7:2, ठीक। ये बताइए, ए बी दे रखा है तो 5a + 2b, और ये पूछा है, तो देखो a अनुपात b बराबर दे रखा है हमें 3:2 के, ठीक। ए बी दे रखा है 3:2 के, तो देखो हमें पूछा है 5a + 2b, तो देखो 5 इंटू ए का मान 3 है, प्लस 2 इंटू बी, तो बी की जगह 2 रख दो, बटे में 3a + 4b है, तो 3 इंटू ए का मान है 3 ना, प्लस 4b, 4 इंटू बी, बी की जगह 2 है,
तो 5 तिया 15 प्लस 2 दूनी 4, 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8, 15 4 होता है 19, 8 8 16 और 1 17, तो 19/17 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर पहला SSC CGL 2018। ये बताइए 5x + 2y 10x + 3y बराबर 5:9 है ना। देखिए ये सवाल फिर लंबा आ गया, यहाँ इक्वेशन बनानी पड़ेगी और वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखिए पावर सेम है तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो मैं समझा, जैसे ये है 5x + 2y, 5x + 2y बटे में कितना आ गया 10x + 3 बराबर किसके 5:9 के हैं। ठीक, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45x प्लस 9 दूनी 18y बराबर आ गया 5 धाम 50x प्लस 5 तिया 15y। ठीक, अब देखो 45x इधर है, 50x इधर है, ये जो 45x है ये उठ के इधर आएगा, तो 50x में से ये 45x गया तो इधर कितना बचेगा 5x, और ये 18y है, इसमें से 15y गया तो कितना y बचेगा 3y, तो 3y बराबर है 5x के, है ना। तो मैंने देखा x बटे y कितना होगा, या y बटे x निकाल लो कैसे भी, ये y है उसके बटे में आ गया x, तो वहाँ कितना था 5, उसके बटे में चला गया ये 3, तो y और x का रेशो 5 और 3 आ गया, यानी कि y का मान 5 है, x का मान 3 है ना। देखो 2x² + 3y है, तो देखो 2 × x का वर्ग 2 गुणा x का वर्ग है, x का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग 9 प्लस 3 गुणा y का स्क्वायर, तो 3 गुणा y का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25 है ना, बटे में 4 गुणा x का वर्ग, तो देखो 4 गुणा x का वर्ग, x मतलब 3 का वर्ग यानी कि 9 प्लस 9 गुणा y का वर्ग, तो 9 गुणा y का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25, 9 दूनी होता है 18, 25 दिया होता है 75, 9 चौके होता है 36, 25 नमे होता है 225, तो आप जोड़ लो 8 5 13 की 3, हासिल 1 बचा 7, 8 और 1 9, 93 डिवाइड बाय 5 6 11 की 1 है ना, 6 2 सॉरी 5 6 11 की 1, ठीक है 1 बचा, 22 और 3 25 और 1 26, तो 261 आ गया है ना। अब आप इसको 3 से काट दो, तो देखो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 8 24 ना, 2 बचा 3 7 21, 37 87 ऑप्शन नंबर पहला आंसर आएगा इसका। ठीक है, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो, फिर जो पूछा है उसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग है खाली, और कुछ नहीं है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। ये देखो a + b दे रखा है हमें, a + b दे रखा है, b + c दे रखा है और c + a दे रखा है 7 6 5, तो 7:6:5, ठीक है ना, 7:6:5। अब देखो मुझे पता है कि जब मैं LHS जोड़ूंगा और RHS जोड़ूंगा तो यहाँ a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, यानी सब 2 2 बार है, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन आते ही क्या आएगा अंदर, a + b + c बचेगा, इन सबको जोड़ूंगा तो 2a + 2b + 2c आएगा, और 2 कॉमन निकाला तो 2 बाहर आते ही a + b + c बचेगा, और इधर ये कितना है 7 6 13, 13 5 18, 18 के बराबर आ गया, तो 2 से 18 कटेगा 9 बार, तो a + b + c को जोड़ने पे 9 आ रहा है। ठीक, ये प्रश्न के अनुसार आया है, जब अनुपातों को जोड़ा है तो ये अनुपातिक योग है। ठीक, हमें देखो प्रश्न में दे रखा है कि a + b + c तो 27 है, यानी कि संख्यात्मक योग 27 है, मतलब जो हमारे हिसाब से वैल्यू आई है 9, वो प्रश्न के हिसाब से 27 के बराबर है। हमारे अनुसार बराबर होगा हमेशा प्रश्न के, हमारे अनुसार तीनों का योग 9 आया है, बराबर है प्रश्न के अनुसार 27, तो एक की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। ठीक, अब इसका मतलब है कि हमारे हिसाब से जो एक है वो प्रश्न के हिसाब से 3 गुना है, ये मतलब हुआ इसका, है ना। तो देखो जो हमारे हिसाब से 7 है तो वो एक्चुअली में 7 नहीं है, वो एक्चुअली में वो 21 है, समझ में आ गया, 7 7 नहीं है वो 21 है, 6 6 नहीं है वो 6 तिया 18 है, और 5 5 नहीं है वो 15 है। ठीक, ये a + b को जोड़ने पे 21 आया है, ये b + c को जोड़ने पे 18 आया है, और ये c + a को जोड़ने पे 15 आया है, और हमें पता है कि तीनों को जोड़ने पे 27 आया है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ से a का मान कितना होगा, तो देखो तीनों का योग 27 है, जिसमें से a और b को जोड़ने पे 21 आ रहा है, तो 27 में से अगर 21 गया तो कितना बचेगा 6,
6 किसका मान होगा? सी का, क्योंकि ए और बी घटा तो सी 6 आ गया। इसी प्रकार देखो कि तीनों ए बी सी के योग में से बी और सी घटाऊंगा तो क्या आएगा? ए आएगा। मतलब 27 में से ये गया 18, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, है ना। इसी प्रकार तीनों का योग 27 है और मैं कह रहा हूँ सी और ए का जोड़ने पे 15 आया। 27 में से 15 गया तो कितना आएगा? 12 आएगा, यानी कि बी का मान आ गया 12, है ना। तो ये ए बी सी के रेशो आ गए। अब हमें क्या पूछा हुआ है कि 1/a 1/b 1/c का वैल्यू कितना होगा? तो देखो 1/a, ए का मान कितना है? 9। 1/b, बी का मान कितना है? 12। 1/c, सी का मान कितना है? 6। देखो 9 भी हटे, 12 भी हटे, 6 भी हटे, 9 12 6 का एलसीएम कितना होगा? आप बोलोगे 9 का 12 का 6 का एलसीएम हो जाएगा 36। देखो रेशो को कभी बटे में नहीं लिखते हैं, कल समझा चुका हूँ। ये 9 भी हटना चाहिए, ये 12 भी हटना चाहिए, 6 भी हटना चाहिए। 9 का 12 का 6 का एलसीएम होता है 36, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 का 12 का और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 36, है ना। तो 36 का गुणा करना पड़ेगा, भाग नहीं देना है। अगर भाग दोगे तो और बड़ी संख्या आ जाएगी नीचे। 36 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर, तो यहाँ 36 का गुणा होगा तो 9 से 36 कटेगा 4 बार। क्या कहना चाह रहा हूँ? 36 में गुणा कर रहा हूँ मैं एक्चुअली में 1/9 का, है ना। 36 का गुणा मैं 1/12 में भी कर रहा हूँ, है ना। और 36 का ही गुणा कर रहा हूँ मैं 1/6 में भी, है ना। तो रेशो क्या बनेगा? देखो 9 से 36 कटेगा 4 बार, 12 से 36 कटेगा 3 बार, 6 से 36 कटेगा 6 बार। तो रेशो आया 4 3 6 का, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में है आंसर। ठीक है। कल का बेसिक जानने के बाद कुछ चीज़ें तो आपके समझ में आ रही होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना भाई। ठीक है। ये बताइए, यदि ए जो है वो सी का 1/6 है और बी जो है वो ए का 2 गुना है, ए बी सी का असत नहीं है, वो औसत है ना। औसत है, औसत 30 है। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना? देखो मैं ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, सी, क्या बोलना चाह रहा है उसको अच्छे से समझ। ये जो ए है ना, इसका कितना? 1/6 का 1/6, और जो बी है वो ए का 2 गुना है, ए का 2 गुना होना चाहिए। ठीक है। कौन का कितना गुना है देख लेते हैं। देखो अगर मैंने कहा कि ये 6 है, तो 6 का 1/6 कितना होता है? 1, तो ए हो गया 1, और ये 1 का 2 गुना है तो 2 हो गया। देखो ना, इसका 2 गुना हो, 2 भी हो गया, तो रेशियो आ गया 1:2:6। ठीक। अब ये बोल रहा है कि एबीसी का औसत 30 है। देखिए औसत अगर 30 है तो योग कितना होगा, आप ऐसे समझो। मैं आपको बताता हूँ, योग बराबर होता है, ध्यान रखना, ये औसत टॉपिक पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ठीक। आपके पास संख्याएं कितनी दे रखी है? 3, तो संख्याएं कितनी गिवन है? 3। उन सभी का एवरेज कितना दे रखा है? 30। तो एवरेज कितना दे रखा है हमें? 30। तो अगर 3 संख्याएं हैं और उनका एवरेज 30 है तो योगफल कितना बनेगा? 90। मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, यही कहना चाह रहा है ये। तो मैंने कहा 6 और 2 8 और 1 9, तीनों का योगफल कितना दे रखा है यहाँ पे? 9 के बराबर। ठीक, तीनों का योगफल 9 है। तो देखो वो हमारे हिसाब से है, तो हमारे हिसाब से तीनों का योगफल 9 है, बराबर प्रश्न के हिसाब से एवरेज 3 है, 3 संख्याओं का एवरेज 30, मतलब प्रश्न के हिसाब से योग 90 बन रहा है। तो 9 की वैल्यू 90 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। मतलब हमारे हिसाब से जो 1 यूनिट है वो प्रश्न के हिसाब से 10 गुने के बराबर है। तो बताओ ए और सी में अंतर कितने का है? तो देखो ए और सी में अंतर कितने का है? 5 का। ये 1 है, ये 6 है, अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। यानी कि वो 5 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 10 पंजे कितना आ जाएगा? 50, यानी कि 50 आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये हमें पूछा है ए और सी में डिफरेंस, ए और सी में डिफरेंस। ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है किसी के, है ना। ये बताइए, देखिए ए इस टू बी इस टू सी की वैल्यू 135 है, 4a माइनस बी प्लस 2c अपॉन 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का रेशो बताओ। देखिए यहाँ पर हमें ना इस तरह के सवालों में ना एक चीज ध्यान रखना है, पावर देखो इनकी, क्या पावर यहाँ ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, सी की पावर 1 है? हाँ, यहाँ पे भी 1 1 1 है, मतलब दिक्कत ही नहीं है सवाल में। डायरेक्ट ए की वैल्यू 1 रखो, बी की वैल्यू 3 रखो, सी की वैल्यू 5 रखो। ए की वैल्यू 1 रखो, बी की वैल्यू 3 रखो, की वैल्यू 5 रख दो, डायरेक्ट आंसर आएगा।
देखो 4 इंटू ए है तो 4 इंटू ए की जगह रख दो 1, माइनस बी की जगह रख दो 3, प्लस 2 इंटू सी की जगह रख दो 5, बटे में कितना है, यह है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, देखो 4 एकम 4 माइनस 3 प्लस 5 दूनी 10, बटे में कितना आ गया 3 इंटू 5 3 8 और 1 9, 4 में से 3 गया तो 1 आया, 1 में 10 जोड़ा तो 11 आया, बटे में 9 दिया कितना आ गया 27, तो आंसर आया 11 बटे 27, ऑप्शन नंबर पहला आंसर आया। ठीक है ना भाई। चलिए ये बताओ जरा। देखो ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3√5। देखो ए और बी का जो रेशो है वो किसके बराबर दे रखा है, 3/√5 के, यानी कि ए का मान 3 है और बी का मान √5 है। बस सॉल्व कर लो, वैल्यू ही रखना है और क्या। तो देखो 2a प्लस बी आ गया, ये है 2a प्लस बी, तो मैं डायरेक्ट ही वैल्यू रख देता हूँ, है ना, उसको लिखने से क्या जरूरत है। तो 2 इंटू ए की जगह रख दिया मैंने, प्लस का बी है तो प्लस बी मतलब √5, बटे में कितना है अनुपात में 3a माइनस 2b, तो 3 इंटू ए यानी कि 3 इंटू ए माइनस 2b, तो 2 इंटू √5, है ना, तो ये आ गया 3 दूनी 6 प्लस √5, है ना, बटे में कितना है 3 3 9 माइनस 2√5। ठीक, ऑप्शंस कैसे हैं, अजीब से हैं, मतलब इसको और हल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा आया आंसर है ना इसका। अब देखना है इसको, देखो यहाँ पे अब इसको अब आगे हल तो कर नहीं पाएंगे, घटेगा जुड़ेगा तो है ही नहीं, या तो वैल्यू ही रखो, फिर वैल्यू रखना मुश्किल। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, ये बाद में समझ आएगी, नहीं आती है लोड नहीं लेना है। जो संख्या नीचे लिखी हुई है उसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा कर दो। तो मैंने कहा कि 9 माइनस 2√5 है, ऊपर गुणा कर दो 9 प्लस 2√5, तो बीच का चिन्ह बदल दो, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दो, और उसी संख्या का गुणा करो और उसी संख्या का भाग भी दे दो। ये कहलाता है हर का परिमेयकरण। मतलब ये होता है कि जब संख्याएं आपकी ऐसे अपरिमेय संख्याएं आ जाए, जैसे √5 है, आप निकाल नहीं पाओगे इसको, तो ये अपरिमेय आंसर आ गया इसका, और हमें ऐसा आंसर चाहिए नहीं। तो इसको परिमेय बनाने के लिए हम नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे इंटू करते हैं, ताकि नीचे वर्ग बन जाए और नीचे से संख्या हट जाए, तो आंसर हमारा परिमेय में आ जाए, इसीलिए होता है परिमेयकरण। ठीक, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक है, करना ही पड़ेगा, कुछ दिख ही नहीं रहा। चलो तो देखो पहले 6 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो 6 का गुणा 9 में, तो 9 छंग 54 आ गया, फिर प्लस, अब 6 का गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूनी 12√5, है ना, फिर प्लस, अब √5 का गुणा 9 में करेंगे तो 9√5, फिर प्लस, अब देखो 2 तो है ही सही, और √5 में √5 का गुणा तो 10 आ गया, तो 2 पंजे कितना आ गया 10। मैंने क्या किया है, √5 में 2√5 का गुणा किया है, यानी कि √5 में 2 इंटू √5 का गुणा किया है। तो देखो √5 एक बार, √5 एक बार, कितनी बार, √5 आ गया 2 बार, है ना, और इंटू में कितना है 2 है। तो देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो खाली 5 दूनी 10 बचेगा, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक, बटे में ये एक बार संख्या माइनस में है, एक बार संख्या प्लस में है, तो ये है a माइनस बी, ए प्लस बी, है ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये फॉर्मूला है सबको ही पता है। तो 9 का वर्ग आ गया 81, माइनस b का वर्ग यानी कि 2√5 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और √5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग 4 और √5 का वर्ग 5, 4 पंजे 20 आ गया। ठीक, चलो देखो 54 और 10 कितना आ गया, 64 आ गया, तो ये 64 आ गया, प्लस 12√5 और 9√5 ये आएगा 21√5, है ना, बटे में 11, एक में से 0 गया तो 1 आया, 8 में से 2 गया तो 6 आया, तो 64 प्लस 21√5 बटे 61, 64 प्लस 21√5 बटे 61, ये रहा पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, कोई समस्या है किसी को, बोलो। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। ये देखो यहाँ पे, तो ये भी वैल्यू पुटिंग है खाली, और कुछ नहीं है। देखो एक्स वाई दे रखा है 3:2, एक्स प्लस वाई 90 है। ये देखो आप चाहो तो देखो डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो, 7 3 है ना, तो रेशो ही पूछा है और क्या। देखो ये इसको 90 के बराबर, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। देखो एक्स अनुपात वाई हमें दे रखा है अनुपात 2 के बराबर,
और ये बोल रहा है प्रश्न में इसी में कि x और y को जोड़ने पर 90 आ रहा है। मैंने कहा x और y को जोड़ो, यानी कि 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आया, वो कह रहा है 90 आ रहा है। तो 5 की वैल्यू 90 बोल दी उसने, इसका मतलब है 1 की वैल्यू 18। हमारे हिसाब से जो 1 है वो प्रश्न के हिसाब से 18 गुना है उसका। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 18 तिया 54, और 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 18 दूनी 36, यानी कि x का मान 54 आया, y का मान 36 आया। ठीक, तो हमें क्या पूछा है, 7 इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स कितना है भाई, x 54 आया, माइनस y कितना आया 36, और बटे में कितना है, x प्लस वाई है, यानी कि x और y जोड़ दीजिए, यानी कि 54 में 36 जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये कितना आ गया, 7 गुना 18 आया है अंतर इनका, और ये कितना आया, 6 4 10 की 0, 5 3 8 और 1 9 90, 18 एकम 18, 18 पंजे 90 है ना। तो रेशो कितना आया, 7:5 का ये आंसर आ गया। ठीक, आपको इस सवाल में डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें खाली रेशो को देखो, रेशो दे ही रखा है, रेशो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, उसको योग को 90 दे रखा हो, फिर उसको इक्वल करो ना, फिर रखो वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू रेशो में है, वैल्यू रखनी भी रेशो में है, और आंसर पूछा है वो भी रेशो में है। तो इस 90 का आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, अब यहाँ समझो, इस 90 की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट देख लो कि x बटे वाई की वैल्यू कितनी है, 3:2 है। रेशो में ही तो चाहिए अपने को, रेशो में दे दिया, कितना अच्छा है, और आंसर भी रेशो में पूछा है, तो डायरेक्ट ही वैल्यू रख दो, 7 गुना x माइनस वाई, यानी कि 3 माइनस 2, बटे में कितना आ गया, 3 प्लस 2, 3 में 2 गया तो 1 बचा, 1 7 7 बटे 3 दूनी 3 और 2 5, तो आंसर वैसे ही आ गया हमारा। तो ये एक दूसरा तरीका है उसको करने का, जब रेशो में डेटा दे रखा हो और रेशो में ही आंसर पूछे तो डायरेक्ट ही रेशो रख लो, उसका योग 90 हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है यहाँ से भी ये आंसर है इसका, और यहाँ पे भी ये इसका आंसर है, डायरेक्ट ही रख सकते हो वैल्यू आप, है ना। यहाँ देखो a की वैल्यू है 2b, तो a प्लस बी और a माइनस बी पूछा है, बिल्कुल सिंपल है, a का मान 2b दे रखा है, तो 2b यहाँ रख दो, तो 2b और 1b कितना आएगा, 2b और मे बी 3b, और a का मान है 2b, 2b में से 1 भी गया तो 1b, तो b से b कटेगा। अरे भाई a बराबर 2b गिवन है, a बराबर 2b दे रखा है ना, ये तो दे ही रखा था, तो यहाँ रख दो 2b और 1b 3b। देखिए ना, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 2b यहाँ रख दो, तो 2b में जोड़ दो b, बटे 2b में घटा दो b, ये आ गया 3b में 1b, b से b कटेगा तो आंसर आया 3, 3 आंसर आया ऑप्शन नंबर 4। लाइट नहीं आ रही है, जाना पड़ रहा है, क्या लाइट नहीं आई है जाना पड़ रहा है, कुछ समझे नहीं हम। देखिए यहाँ पे x रेशो y है 3:2, x और y का योग 90 है, और हमें x माइनस वाई पूछा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x में से y घटा के पूछा, रेशो नहीं पूछा है यहाँ पे कि आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डायरेक्ट रखोगे भी तो भी आंसर नहीं आएगा, x को 3 रख दो, y को 2 रख दोगे तो 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, 1 है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि यहाँ संख्या पूछी है, यहाँ रेशो नहीं पूछा है। डिफरेंस समझ में आना चाहिए दोनों में। तो यहाँ x और y का रेशो दे रखा है 3:2, ये बोल रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, हम देख रहे हैं 5 आ रहा है, प्रश्न कह रहा है दोनों को जोड़ने पे x बस y 90, 90 थोड़ी होगा यार, y योग है ये, x और y 90 है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से योग कितना आया, 5 आया, प्रश्न के हिसाब से ये 90 है। ठीक, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, का कभी आ जाए तो गुणा होता है इसका, तो b का 1.17 के बराबर है। ठीक, अब देखिए बड़ा सिंपल सवाल है, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ गया, 1 10 आ गया। आपको पता है ना, ये बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते, देखो मैं बता देता हूँ, ये भाग देने का बेसिक प्रोसेस है, जिसको नॉर्मल गणित भी नहीं समझ में आती समझो। जैसे कभी लिखा हुआ है कि 20.25 है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जब ऊपर दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव के बाद राइट हैंड साइड कितनी संख्याएं लिखी है उतने ही जीरो लगाएंगे। देखो बटे में 1 लगा सकते हो, एक तो फ्री फंड में आता है ना, एक तो फ्री में आता है। दशमलव जैसे ही हटाओगे तो उस दशमलव के बाद सीधे हाथ साइड राइट हैंड साइड कितनी संख्याएं हैं, 1 और 1 2, 2 संख्याएं, तो नीचे 2 जीरो लगा दो, मतलब ये संख्या आ गई 20 25 के बटे में 100। ठीक है ना। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, है ना, कि जैसे यहाँ लिखा हो कि 1 2 5 4 3 1 7 9 8 है ना, और बटे में हो 23.28 और 5,
है ना। तो इसका ये मतलब हुआ है कि आप नीचे दशमलव हटा रहे हो तो जीरो जाएगा इसके बटे में और वो संख्या जाएगी ऊपर, यानी कि जब नीचे से दशमलव हटाओगे तो ऊपर जीरो लगते हैं और ऊपर से दशमलव हटाओगे तो जीरो। यहाँ से पॉइंट हटाए तो दशमलव के बाद सीधे हाथ साइड एक दो तीन, तीन संख्या है तो तीन जीरो लगा देते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भाई, छोटी सी चीज़ है पर सब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, 18-20 तक के क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, अब लेवल बढ़ा दिया, सब देख लेंगे। अरे सब देख लेंगे, चिंता क्यों करते हो, सब करवाएंगे अपन, है ना। चलो ये पॉइंट हट गया, तो दशमलव के बाद एक संख्या थी तो इसलिए एक जीरो लगाए। यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है तो ये दो जीरो लगाएंगे। ठीक, अब मैंने आपको कल बताया था कि नीचे से नीचे कट जाता है, तो मैंने कहा ये जीरो से ये जीरो कट गया, है ना, कट गया बिल्कुल। चलो अब देखो ये ए है, हमें ए और बी का रेशो चाहिए, तो देखो ये ए है और वो बटे में आ गया बी, बराबर वहाँ कितना है 117 के बटे में 10 है ना। और ये देखो 63 है, ये 63 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बटे में क्या आ जाएगा 60। ठीक, अब 3 से उड़ा दो इसको, तो देखो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 10 11 2 बचा, 3 9 में 27 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कट रहा है तो फिर 3 से काट दो, 3 से कटेगा ये 13 बार, 3 से कटेगा ये 7 बार, है ना। तो ये आ गया A/B बराबर, ये आ गया 13/7 13/70 आ गया, ये A/B 13/70, 13/70 आंसर आ गया। ठीक, ये बताओ 2/3 ऑफ P, 2/3 P का, 2/3 P का, P का 2/3 बराबर है 4/5 Q का, 4/5 Q का बराबर है 3/2 R का, 3/2 है R का। ठीक, मैंने आपको क्या बोला था कि बटे में संख्या होगी चल जाएगा, लेकिन वेरिएबल के साथ नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये 2 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 4 3 हटाना है, तो 2 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12 होगा, है ना। तो 12 का गुणा करेंगे कि भाग देंगे, देखो गुणा करोगे तो 24 बन जाएगा यहाँ, फिर दिक्कत, इसलिए 12 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो ये 2P है, बटे में 3 के साथ 12 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है 4Q है, बटे में 5 ऑलरेडी है, एक 12 भी आ जाएगा, बराबर में 3R है ना, तो एक 2 के साथ 12 भी आ जाएगा। ठीक, अब देखो 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो 6 3 18 आ गया, यानी कि P की वैल्यू आ गई 18, बराबर 4 से 12 कटेगा 3 बार, तो 3 पंजे 15 आ गया, यानी Q का मान आ गया 15, है ना, 3R। देखिए मैं कुछ, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं ना अभी से ही बोल रहा हूँ कि मैं व्यापम वालों को पढ़ाता हूँ तो मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप हैं एसएससी वाले, मैं शुरुआत से ही आदत डाल रहा हूँ कि एक एक दो दो स्टेप तो खत्म ही कर दो आप, मतलब हर चीज़ नहीं लिखना है कि जो प्रश्न में दे रखा है वो लाइन भी लिखने की ज़रूरत है, आप अभी से हैबिट बनाओ भाई। परीक्षा जो है ना एसएससी को टाइमिंग का खेल है, मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ है ना, आदत अभी से डालो जितनी हो सके। आज हमारा पहला दूसरा दिन ही अभी, जितना हो सके उतनी चीज़ें दिमाग में याद रखो, कुछ चीज़ें हो सके, देखो टेबल याद करो, आप एसएससी में कूद चुके हो भैया, अब दूसरों से प्रो बनना पड़ेगा, अल्ट्रा अल्ट्रा प्रो मैक्स बनना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन याद रख लो, जितना याद रख सकते हो, वर्ग याद करो, घनमूल याद करो, घन याद करो, है ना, टेबल याद करो, पहाड़ याद होना चाहिए, 17 अट्ठे है 25 36 25 सतह, है ना, तो 17 नमे कितना होता है, तो एक साथ याद होना चाहिए। मेरे को भी याद नहीं है, पर मैंने कोशिश करता हूँ पवन सर में कि टेबल याद करें हम, क्योंकि हमें याद नहीं है, सही बात है, तो हमें कभी कभी हम बैठते हैं रटते हैं दोनों, तो हम क्योंकि हमें भी पता है कि हमें पढ़ाना है, तो हमें भी तो याद होनी चाहिए ना भाई, तभी तो हम बोल पाएंगे आपको। तो हमें कुछ याद किए हैं मैंने, अभी कुछ याद और करूँगा मैं, तो आप भी करते रहे साथ साथ में। देखो 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8 हो गया, यही आंसर है, 18 15 8, 18 15 8 ए बी पी क्यू आर का रेशो आ गया, पी का मानिए, क्यू का मानिए, आर का मानिए। ठीक, ये देखिए मान ले कि y बड़ा है 0 से और 5:15 समानुपात है x:90, ये 4 अनुपात का मतलब होता है समान अनुपात में होना, मतलब 5 का अगर ये 3 गुना है तो ये किसका 3 गुना है, 30 का, तो x की वैल्यू 30 आ गई हमारी।
समझ में आया? ये कहना चाह रहा है कि y का मान बड़ा है 0 से, मतलब y नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात इसने क्लियर बोल दी है। ठीक, आगे बोला हुआ है कि 5/15 बराबर है, समान अनुपात है। 4 अनुपात का मतलब होता है समान अनुपात में है, x/90 के, ठीक। ऐसे देख लो कि 5 का ये 3 गुना है 15, तो ये किसका 3 गुना है? 30 का। या ऐसे देख लो कि 15 का ये 6 गुना है, तो 5 का ये 6 गुना होगा 30, तो x का मान कितना आ गया? 30। अब इसको काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान अपन है सब। ठीक, ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा ना भाई, 30। अब ये देखो 162 अनुपात y बराबर है y अनुपात 128 के, है ना। मतलब आप निकाल रहे हो मध्यानुपाती इसका। भाई यही तो हुआ इसका मतलब कि पहले के बटे में दूसरा बराबर दूसरे के बटे में तीसरा, ये मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई संख्या दे दी कि 12 है और 16 है ना, तो 12 और 16 का मध्यानुपाती क्या होता है? इन दोनों का गुणा करिए, ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपके, है ना। इन दोनों का गुणा करिए और उसका वर्गमूल ले लीजिए, तो डायरेक्ट मध्यानुपाती आएगा, यानी कि y की वैल्यू आएगी। तो ये मध्यानुपाती है, ये क्या है? y इसका मध्यानुपाती है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी लोड नहीं लेना है ना। ये y क्या है? इसका मध्यानुपाती है ना। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये कहना चाह रहा है कि 162/y बराबर है y/128 के, है ना। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 162 इंटू 128 आए, है ना। बटे में क्या आ गया? y का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से वर्ग हटाओ और वर्गमूल लगाओ, तो बात तो वही हुई। तो यार मैं क्या करूँ यार, कोई कूट यार ये ऊपर से क्या है ना, सब आवाज़ आती है यार, बोलना पड़ेगा आंटी जी को। यहाँ क्या ऊपर हमारे, हमने क्या ना रेंट पे ले रखा है पूरा ये फ्लैट। अब ऊपर वो घर है, अब ऊपर फैमिली रहती है, वो कपड़े धोते हैं ना, वो उससे कूटते हैं भाई कपड़े को, वो आवाज़ आती है यार। तो भाई आते हैं, वो अभी सुबह आए नहीं थे, जो भी वो कर रहे हैं तो अब कल बोलूँगा, आज तो ठीक है अभी। देखो तो है ना, मध्यानुपाती निकालना है, बस यही है। देखो ये होता है 64 दूनी 128। देखो हमेशा ना वर्ग में तोड़ा करो, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हो आप। तो ये होता है 64 दूनी 128, है ना। तो 128 क्या होता है? 64 दूनी 128, ये होता है 64 गुना 128। और ये क्या होता है? ये होता है, 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 2 से हटाओ तो 2 इंटू 8 इंटू 1, 81 का डबल होता है ये, तो इसको लिख दूंगा 2 गुना 81। अब देखो आप, ये वर्गमूल में है भाई पूरा। देखो 64 का 8 बाहर आ गया, 81 का 9 बाहर आ गया, और 2 दूनी 4, 4 का 1 2 बाहर आ गया। यही होता है y की वैल्यू। तो y कितना आ गया? तो देखो 8 9 72, 72 दूनी 144, 144 की वैल्यू आ गई, है ना। यानी कि इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती 144 होगा। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? 8x रेशो y बताओ। तो 8x रेशो वाई कितना आएगा? तो देखो 8 इंटू एक्स, एक्स का मान आ गया 30 बटे वाई का मान आ गया 144। ठीक, इसको उड़ा दीजिए। देखो 8 से कटेगा 18 बार, 18 ठीक से 44, तो 8 से 18 बार कटेगा। 6 से काट दो, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, ये 5:3 आ गया। 5:3 ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये बताइए, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें ये रेशो निकालना है ये बताओ, ए बी 2:3 है, बी सी 2:3 है, ठीक है। देखो रेशो मर्ज कर लेते हैं सबसे। देखो हमें ए बी सी दे रखा है, ए बी 2:3 दे रखा है, और बी सी भी कितना दे रखा है? 2:3। ठीक, तो रेशो मर्ज करना क्या है? ये 2 को आगे लिख दो, 3 को आगे लिख दो, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तिया 9, रेशो आ गया 4 6। ए का मान 4 आ गया, बी का मान 6 आ गया, सी का मान 9 आ गया। अब हमने जो पूछा उसमें वैल्यू रख दो, 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16,
प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, पावर सेम है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर रख दो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, बी 2b स्क्वायर है तो 2 इंटू बी का स्क्वायर कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस सी का स्क्वायर 81। देख लो भाई 16 3 48 आ गया, 48 36 81 बटे में आ गया 16 प्लस 72 प्लस 81। जोड़ो फटाफट, यही आंसर है आपका। 6 और 1 7, 7 और 8 15 की 5, एक बचेगा 8 3 11 और 4 15 और 1 16, 165 आ गया डिवाइड बाय 2 6 2 8 1 9, 9 आ गया 8 7 15 और 1 16, ये 69 आ गया। तो 165 169 ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। चलिए ये बताइए V1 अपॉन V2 और V1 प्लस V2 दे रखा है, तो V2 माइनस V1 चाहिए। अब देखिए यहाँ संख्या पूछी, रेशो होता तो डायरेक्ट रखते। देखो V1 V2 दे रखा है कि V1 है और V2 है, रेशो की 1:2 में है ना। हम देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने पे 3 आता है, लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि इन दोनों को जोड़ने पे 147 क्या आता है, तो 3 की वैल्यू है 147 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 3 चौके 12, 2 बचा 3 9 7 49 के। तो हमें पूछा है V1 माइनस V2, तो ये 1 क्या है, दो में से एक गया, यही तो है। V1 और V2 का डिफरेंस है ना, V2 V1 है, हाँ ठीक है, डिफरेंस लेना है यहाँ। V2 माइनस V1 एक ही तो होता है, दो में से एक गया, एक की वैल्यू पूछी थी 49, आंसर आ गया आपका। देखो किसी को कुछ समझ में नहीं आए ना, बहुत सारे लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं कभी। अधिकांश लोग, मैं आपको बोलता हूँ, आप में से जितने लोग पढ़ते हैं ना 80% लोग कमेंट करते ही नहीं हैं। 20% लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं, वो बहुत बेहतरीन आदत है, करना चाहिए सॉल्व। देखिए आप खाली कथा सुन रहे हो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब आप भागवत कथा भी सुनते हो तो आप खाली देख रहे हो, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, बड़ी दिक्कत देता है। हम कितना ही ज्ञान ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक पेन नहीं चलाएंगे काम नहीं बनने वाला। आप आदत डालो मेरे भाई, आप लोग घर पे बैठे हो अपने, आप कॉपी लीजिए, कोई डांट फटकार तो रहा नहीं आपको, यहाँ कोई मारेगा कि मुर्गा बनाएगा कि कुछ, आपको कुछ नहीं करना है, कोई बेइज्जत कर रहा है कुछ नहीं होना है। आप अपनी कॉपी लीजिए, गलत आंसर दीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन आदत डालो। आप लोग ना देखो बहुत बुरी आदत है ये, आप लोग खाली सुन रहे हो, बस सुनने से कुछ नहीं। आप मेरे साथ हैबिट बना, गलत हो रहा गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्व तो करो, कम से कम सॉल्व करना चाहिए भाई सब। गलत ही का आंसर करो, लेकिन रोज, और कॉपी लेके बैठा करो, मेरे साथ साथ रोज सॉल्व करा करो। गलत ही करो, शुरू शुरू में गलत होगा, लेकिन एक समय आएगा कि मेरे से जल्दी देने लग जाओगे, बहुत जल्दी देने लग जाओगे। मैं तो प्रश्न ही पढ़ रहा हूँ, आपका आंसर आएगा। ठीक, ये बताओ A अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन डी दे रखा है, तो A अपॉन डी की पावर 10 के अंश और हर जो सह अभाज्य है का योगफल कितना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, तो मैं पहले मर्ज करूंगा बी सी डी को, ठीक, ताकि ए बी सी डी की वैल्यू कितनी कितनी है पता चल जाए। ए बटे बी है 3:4, बी बटे सी है 4:5, 4:5 है, डायरेक्ट ही हो गया 4:5। सी डी है 5:6, तो 5:5, तो डायरेक्ट ही दे रखा है। ए बी 3 4, बी सी 4 5 और सी डी 5 6, तो बहुत अच्छा सवाल हो गया। तो फिर ए अपॉन डी पूछा है आपसे, ए अपॉन डी की पावर कितनी है 10, बस यही करना है आपको, बड़ा सिंपल सवाल है तो। ए कितना है भाई 3 है, 3 लिखा, बटे में डी, डी कितना है यहाँ पे, की पावर कितनी करनी है 10 करनी। तो देखो पहले तो है ना आप इसको उड़ा दो, भाई 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 है ना, यानी कि 1/2 की पावर 10 करनी है। ठीक, 1/2 की पावर 10 करनी है। 1 की पावर 10 करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 की पावर 10 करोगे तो 1024 आता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना कि 2 की पावर 10 करने पे 1024 आता है, याद होना चाहिए, ये बहुत जगह काम पड़ता है ना। ध्यान, सॉरी 2024 लिख दिया, 1024 आएगा। ठीक है, 1024 होगा है ना। तो ये आपका कहलाता है ऊपर वाली संख्या, इसको हम कहते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या हम कहते हैं हर। ठीक, ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश, नीचे वाली संख्या कहलाती है हर, और दोनों सह अभाज्य है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक तो वैसे है ही नहीं,
ठीक, तो इनका योगफल पूछा, तो 1024 में एक जोड़ दो, एक में 1024 जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 1025। इन दोनों का योग पूछा है। ठीक है, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, और ए का मान 110 है, सी का मान कितना। देखिए मैं आपको ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इससे होगा ये मालूम आपको कि आपको कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बाहर तो किसी से झांकोगे ही नहीं, आप बाहर जाओगे तो रोओगे कि मैंने कहाँ पढ़ रहा हूँ यार, क्या किताब ले ली मैंने, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। किताब कोई खरीदने की गलती भी मत करना, किताब में कुछ भी मटेरियल नहीं है, मैं बहुत बेहतरीन बहुत शानदार मटेरियल दूंगा आपको। ठीक, दूसरा, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, ये भरपूर प्रैक्टिस है, जितना मैं करा रहा हूँ बस उसी को बार 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 लगाओ, बस पर्याप्त है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। ठीक, बहुत है, जो चीज़ पढ़ने की होगी मैं बता दूंगा, जो नहीं पढ़ने की है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, फिर कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ना, किताब विताब सब छोड़ दो, बस मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ लो। ठीक, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, देखो मर्ज कर लो, ए बी सी, ये 5 8, और बी सी कितना है, ये 11 13। देखो ये 11 जो है ये आगे लिख लो, ये जो 8 है ये आगे लिख लो, तो 11 पंजे आ गया 55, 11 8 88, 13 8 104, है ना। हमसे बोला है ए की वैल्यू 110 है, तो ए की वैल्यू 110 दे रखी है, यानी कि 55 का ये 2 गुना है, तो हमें किसकी वैल्यू पूछी, सी की वैल्यू, इसका भी 2 गुना कर दो, तो 104 का डबल 208, 208, ये हमारे सवाल का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये बताओ जरा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन बात, लाइब्रेरी तो ज्वाइन करना ही चाहिए, शांत माहौल रहता है वहाँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, आप अपने अच्छे मन से पढ़ाई कर लोगे, 6 महीने अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, क्लास अटेंड कर ली, फिर क्या चाहिए आपको, हो गया काम। व्यापम मत पढ़ो, व्यापम का कुछ, सब आराम से निकाल दोगे ये सब कुछ, बढ़िया लेवल का पढ़ो ना, अपने आप निकल जाएगी छोटी मोटी परीक्षाएं। देखो पी क्यू आर हमें दे रखा है 5 3 6, डायरेक्ट ही दे रखा है, पी की वैल्यू 5, क्यू की वैल्यू 3, आर की वैल्यू, ठीक, हमें पी बटे क्यू, पी के बटे में क्यू दे रखा है, यानी कि 5 के बटे में 3 दे रखा है, पी 5 है क्यू 3 है, यही रखा है वहाँ पे, 5 के बटे में 3 अनुपात, क्यू के बटे में आर है, यानी कि 3 के बटे में 6, और आर के बटे में 6 के बटे, ठीक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूँ, ये 3 6 5 एलसीएम कितना आएगा, 30 आ गया। देखो बटे को रेशो में कभी नहीं लिखते हैं, बोला था, 5 भी हटे 6 भी हटे 3 भी हटे, 5 भी हटे 6 भी हटे 3 भी हटे, इन तीनों का एलसीएम होता है 30, एलसीएम लेना बाद में सिखाएंगे, अभी खाली देखते जाओ। ठीक, एलसीएम 30 होता है, 30 का गुणा यहाँ करो, 30 का 5/3, 30 का 3/6, और 30 का 6/5। देखो 3 से 30 कटेगा 10 बार, 10 इंटू 5 50, 30 का आधा होता है 15, 6 से 30 कटेगा 5 बार, 5 के 15, या 3 एकम 3 3 दूनी 6, 30 का 1/2 मतलब 30 का आधा 15, 5 6 30, 6 इंटू 6, तो 50 15 36, ऑप्शन नंबर पहला आंसर है। ठीक, x 8 और 27 निरंतर अनुपात में है, समान है। बढ़िया, तुम में पढ़ सकते, x 8 27 निरंतर अनुपात में है, तो देखो निरंतर अनुपात का मतलब क्या है कि लगातार अनुपात में हो, x अनुपात 8 अनुपात 27 निरंतर अनुपात कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा, अगर ये निरंतर अनुपात में है तो इसका मतलब ये है कि पहले के बटे में दूसरा है, और इस दूसरे के बटे में ये तीसरा है, तब x के बटे में 8 के बटे में 27, ये एक साथ ऐसे है क्योंकि ये सब अनुपात लगा हुआ है, मतलब तीनों एक साथ है, ये x बटे 8 बटे 27, ये इस तरीके से है, और ये अजीब लगता है, इसलिए उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये कहना चाह रहा है कि x के बटे में 8 है और बराबर है 8 के बटे में 27, ये ऐसा कहना, ठीक है।
बस तो एक्स का मान निकाल, एक्स का मान आ गया 8 8 64 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 का 8 में 64 बटे में कितना, 8 बटे 70, यही एक्स की वैल्यू है। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ए बी दे रखा है और बी सी दे रखा है, ए प्लस बी और बी प्लस सी पूछा है, तो देखो ए और बी दे रखा है 1/2 और 1/3, और बी और सी दे रखा है 1/5 और 1/3। अब देखना, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 और 2 का यहाँ कर दो, 2 तिया 6। एक्चुअली मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है, और बट्टे का कहाँ से गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, वो कुछ नहीं, वो वही है अपन जो इतने समय से करते आ रहे हैं कि देखो रेशियो को कभी भी बटे में नहीं लिखते अपन, कि 2 भी हटे ये 3 भी हटे, तो 2 और 3 कब हटेगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने बहुत बता दिया आपको, एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, सब बता दिया, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 2 भी हटे 3 भी हटे, बटे में नहीं लिखते हैं रेशियो को भी, 2 भी हटे 3 भी हटे, तो 2 और 3 का एलसीएम मतलब 6 का गुणा ऊपर भी होगा, 6 का गुणा ऊपर भी होगा, तो 6 ऊपर आया तो 2 में 6, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 3। 6 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 2 आया। तो ये क्या है, 3 लोग, ये यही तो है, 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ऐसे ही ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 5 यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों कॉमन कुछ नहीं है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। ये रेशो आ गया ए बी और बी सी, है ना। बस अब आपसे क्या पूछा होगा, तो क्योंकि देखो पहले बी को बराबर करना पड़ेगा, या तो 3 का गुणा इधर कर दो और 2 का गुणा इधर करके बराबर कर लो, यही कर लो अब, और क्या, दोनों को बराबर कर लो, या रेशो मर्ज कर लो, जैसे मैं आपको बताता हूँ हर बार, ये कर गया, ये इस तरीके से कर लो, एक ही बात है, एबीसी की वैल्यू कैसे भी निकाल दो, ये 3 है और यहाँ 2 है, ये बी का मान यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अलग अलग है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इस 3 का गुणा यहाँ कर लो और इस 2 का गुणा यहाँ कर लो, तो 3 गुना 6 आ गया, 3 तिया 9 आ गया, ठीक, और 2 तिया 6 आ गया, 2 पंजे 10 आ गया, ठीक, ये हमारा क्या आ गया, बस। अब देख लो, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी बता, तो ए प्लस बी पूछा है और साथ में बी प्लस सी, तो आप देखो ए और बी जोड़ो, तो ये रहा ए, ये रहा बी, यानी कि 9 + 6 15, और बी और सी पूछा है, तो बी और सी 6 + 10, तो रेशियो आया 15 16, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है, अब जैसे ये सवाल, अब आपको ये सवाल मैं दे सकता हूँ, पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, क्यू प्लस क्यू पूछा है, क्यू प्लस आर, तो रेशियो मर्ज करना है, कि आराम से सॉल्व करना, होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। अगला सवाल, अब देखो ए प्लस बी दे रखा है, बी प्लस सी दे रखा है, सी प्लस दे रखा है, ये दे रखा है, और ए प्लस बी प्लस सी का जो प्रश्न के अनुसार इतना दे रखा है, सी का मान निकालो। ये मैंने कल भी सवाल करवाए हैं, आज भी करवाए हैं एक सवाल, तो ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करना, बना लोगे कि नहीं बना लोगे, एक बार यस लिख दो टोटल लोग, जितने लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं वो लोग भी लिख दो यस कि हाँ बना लेंगे अपन, तो मैं नहीं देता हूँ होमवर्क। देखो जहाँ पे समझ में नहीं आए तुरंत कमेंट करना है, ठीक है, मेरी नज़र सबसे ज़्यादा वहीं पे है कि कमेंट्स में क्या आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा, मेरा फोकस उस पर है। आप मेरी तारीफ कर रहे हो, ये तो मैं कभी पढ़ूंगा ही नहीं, फालतू फालतू चीज़ लिखना ही मत है ना, कि अच्छा पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा, और मेरे को मालूम है बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये लिखना ही मत मेरे को, है ना, कभी भी मत लिखना, बहुत मालूम है मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये मेरे को मालूम है ऐसा, तो लिखने की जरूरत नहीं। आप खाली अपने डाउट लिखेंगे, फालतू फालतू प्रश्न भी लिखना बंद करिए, बड़े हो गए हैं, अब समझदार बनिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न फालतू का नहीं, काम के प्रश्न लिखो, हम बिल्कुल काम के प्रश्न, ये समझ में आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, कुछ भी ऐसे, ठीक है ना, बन जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये भी एक तगड़ा सवाल है जो पटवारी में है, तो इसको करवाता हूं मैं, लेकिन एक जो सवाल हमारा रह गया है उसको अपन देखते हैं, ठीक है? दूसरा सवाल है, ठीक है, चलो अब एक बार इसको देख ही लेते हैं अपन, ठीक है। देखो 3a अनुपात 2b है और 6a-3 3b-, a बराबर हमें b-1 b1, ए की जगह में रख देता हूँ b-1, आराम से करते हैं बात, b-1 आ गया, बटे में 2b तो है ही सही, और ये क्या है 6a है, तो 6 b-1 आ गया, 3 है, बटे में कितना
3 माइनस 3 माइनस, ठीक। अब देखो पहले 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 3b-1, 3b-1 नहीं सॉरी 3b-3 बटे में कितना आ गया 2b आ गया, बराबर ये आ गया 6b-6 और माइनस का कितना आ गया 3 बटे में है 3b-2। जिसको समझ में नहीं आए तुरंत कमेंट करेंगे और स्टेप नंबर करना, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, तो स्टेप नंबर 3 समझा दीजिए, ऐसे करके कमेंट करना है, होमवर्क और दे दीजिए, ठीक है। देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन कैसे हैं, होमवर्क दे दूँगा, है ना। अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो सबसे पहले इस 3b का मल्टीप्लाई दोनों में करूँगा, तो 3b का 3b में मल्टीप्लाई तो 3 और 3 9, 3 3 जा 9 और b में b का मल्टीप्लाई b²। अब 3b का मल्टीप्लाई 2 में तो माइनस का 3 2 जा 6b। अब -3 का मल्टीप्लाई तो -3 3 जा 9b और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 बराबर। अब 2b का मल्टीप्लाई तो देखो यहाँ पे 6 में से 3 गया तो कितना आएगा 3, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3 यहाँ पे, 6 कम 6 -3 मतलब 3 बचाया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 2b का मल्टीप्लाई 6 में तो 2 छंग 12b², क्या गया 12b², है ना, और 2 तिया 6b, है ना, तो माइनस का 6b, ठीक। अब देखो ये 9b² गया 12b² में, तो 3b² बचा, है ना, और ये है 15 और 6 और 9 15b, है ना, और ये इधर आ गया माइनस का 6b, तो देखो ये आ गया 6b प्लस का, तो ये जो माइनस का 6b है इधर आएगा तो प्लस का 6b, और माइनस का 6b और प्लस का 6b प्लस का 9b कितना हो जाएगा ये, अच्छा ये कट जाएगा ना यार, मैं ध्यान नहीं दिया इस पर, ये माइनस का 6b से माइनस का 6b कट जाएगा, तो कट ही रहा है, मैं शायद पहले जोड़ दिया था ना, पहले अपन ने जोड़ दिया था, गड़बड़ ये हुआ था, 12 का मल्टीपल है 12ab। हाँ देखो वो एक तरीका है देखने का, पर कभी कभी ना इस तरह के सवालों में दिक्कत हो जाती है मालूम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ab की वैल्यू आ रही होती है 1/12 या 16/12 या 17/12, तो फिर वहाँ ना फेल हो जाती है, क्योंकि 12 से 12 कट जाता है अल्टीमेटली, फिर ये बच जाता है, तो ऐसा हो जाता है। वैसे 12 का मल्टीपल आंसर है, 12 का मल्टीपल कौन सा हो गया, ये रहा, तो ये आंसर हो सकता है ना, बहुत अच्छे। तो देखो ये हाँ ठीक है, तो ये 9b² गया 12b² में से, तो 3b² बराबर ये कितना बचा, तो ये बचा माइनस का 9b+6, ठीक है ना। अब एक काम करें, ये माइनस का 9b इधर ले लें, तो ये 6 आ गया बराबर ये 3b² है, और ये प्लस का 9b आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या, ले सकता हूँ हाँ, 6 = 3 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा b² प्लस 3b, है ना, और 3 से ये 6 कटेगा 2 बार, ठीक। अब यहाँ से मैं b कॉमन ले लेता हूँ, तो b कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा b+3, b+3। एक काम करते हैं ना यार, ये यहाँ पर ना इक्वेशन बना लेते हैं, चलो वर्ग समीकरण बना लेते हैं। देखो इसको ना एक काम करते हैं, ये 3b² है, ये प्लस का 9b है, और ये 6 है ना, ये इधर आ गया तो माइनस का 6 आ गया, और इधर क्या बचा बराबर में 0, है ना। अब देखो पूरी इक्वेशन 3 से कट रही है, तो मैंने 3 का भाग दिया इधर भी, तो 0 में 3 का भाग दिया तो 0 ही आ गया, लेकिन यहाँ 3 का भाग दिया तो ये बचेगा b² प्लस 3 का भाग दिया तो 3 3 या 9 यानी कि 3b - 3 दूनी 6, इतना आ गया, है ना। चलिए अब आप देखो जरा, ये इसके 2 फैक्टर करिए कि गुणा करें तो 3 आए, जोड़े घटाएं तो 2 आए, हैं, ठीक है। तो आ गया 3, 2 और 1 आ गया, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 2 आ गया, ठीक है। देखो मैं b की जगह 2 रख देता हूँ, भाई 2 रख दूंगा तो 2 का वर्ग आएगा 4, और 2 तिया 6 आ गया, है,
कुछ दिमाग लग रहा है क्या? सी बी स्क्वायर है प्लस का 9b माइनस का 6 है, ठीक है। आपने बी भी उड़ा दिया। अब इसके मैं दो फैक्टर कर लेता हूँ, चलो फैक्टर कर लेते हैं। 0 आ गया बी, मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस का 2b प्लस नहीं, बी स्क्वायर प्लस बी, है ना, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 2b माइनस 2। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? b, तो अंदर क्या बचेगा? b प्लस 1, है ना। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? प्लस का 2। नहीं यार, फैक्टर नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है यार इसमें, पर इसको चेक कर लिया जाए क्या? ऊपर -6 -3 है, -9 होगा, माइनस। कैलकुलेशन रॉन्ग की है क्या मैंने? -9 होगा, कहाँ पे गड़बड़ करी है? 3 है, 2b, 6 है, -3, 3b -2। अच्छा, कैलकुलेशन रॉन्ग की है मैंने, a की वैल्यू b-1 दे रखी है, b-1 रखा अपन 2b है, b-1 -3 है, b-2 है, ठीक है। तो 3b-3 और 6b माइनस का 6, अरे यार यहाँ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, देखो ना, माइनस का 6 और माइनस का 3, माइनस का 9 आएगा, सब सत्यानाश हो गया। कब से मेहनत कर रहे हैं अपन, है छोटी सी गलती पकड़ना आ रही अपने को है। क्या आएगा ना, माइनस का 9 आएगा यार यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 3b-2, है ना। यहाँ गड़बड़ हो रही थी भाई, ये यहाँ पे ये दिक्कत दे रहा था, है ना। चलो कोई नहीं, अब देखो 3 3 9 और ये बी स्क्वायर आ गया, माइनस का 3 2 जा 6b, हाँ। इन दोनों का गुणा क्या किया है, 3 3 जा 9b स्क्वायर और 3 3 जा 9b, है ना, 9b, ठीक। अब -2 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 दूना 6b और प्लस का 6 बराबर 2 6 जा 12, 6 दूनी 12b स्क्वायर, है ना, और माइनस का 9 दूनी 18b। ओके, अभी ठीक है ना भाई। चलो, ये 12b स्क्वायर है, तो देखो ये 12b स्क्वायर है। अच्छा, 12b स्क्वायर, इसमें से 9b स्क्वायर गया तो कितना b बचा? 3b स्क्वायर बचा, ठीक। और ये 9 और 6 15, 15b है, ये 15b गया, माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 15b, यानी कि आ गया माइनस का 3b, है ना। और प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, है ना। अभी भी देखो 3 से ही कट रही है इक्वेशन, 3 से काट दो, ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस का b माइनस का 3 दूनी 6, है ना, बराबर आ गया 0 की। b को 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 नहीं आ रहा, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0, हाँ। तो b बराबर 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मैं इसको फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसी दो संख्या सोचता हूँ जिनका गुणा करें तो 2 आए, तो मैंने कहा 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 में से एक गया तो एक भी आ जाएगा, है ना। इसके फैक्टर कितने हो गए? 2 × 1, है ना, 2 और 1, इसके दो फैक्टर हो गए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर, और ये माइनस का बी आना चाहिए, तो माइनस का बी कब आएगा? जब माइनस का 2b में से मैं प्लस का b घटा दूँ, है ना, और माइनस का 2 तो है ही सही, बराबर 0 है। तो देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ से b कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा b-2, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? b-2, ठीक। तो एक b+1 बचा और एक b-1 बचा, है ना। तो एक b+1 बचा, एक b-1 बचा। तो सवाल बेहतरीन है यार, खतरनाक सवाल है, डेंजरस, है ना। तो देखो b की वैल्यू तो माइनस का 1 आ गई यहाँ पे, b की वैल्यू क्या आ गई? तो b+1, देखो जब भी दो संख्याओं का गुणा करने पे 0 आ रहा है, तो या तो ये इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। तो एक बार अगर b+1 का मान 0 हुआ तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी? -1, है ना। और अगर b-1 बराबर 0 हुआ तो b का मान होगा +1, तो b नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, b-1 नहीं है यार, b-2 है यहाँ पे, b-2 है ना, b-2 बराबर 0 हुआ, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई? +2, है ना। तो b की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूंगा तो 2 - 1 यानी कि 1, a का मान भी 1 आ जाएगा। तो बस अब हमें 2ab चाहिए, देखो 2ab चाहिए तो आप वैल्यू रख दो,
12 इंटू ए का मान कितना आएगा? अब देखो बी का मान 2 आया है, तो यहाँ से पहले तो देखो बी का मान 2 आया है, तो ए बराबर 2 माइनस 1, यानी कि ए का मान आ गया 1, है ना, ए का मान 1 आ गया। अब यहाँ रख दो, तो 12 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 12 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह 2, तो 12 दूनी 24 आंसर आ जाएगा इसका, 24 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। मैं कब से बोल रही हूँ, सुन ही नहीं रहे हो, कमेंट निकल जाती है ना ऐसे, क्या दिखाई दे देता है? ठीक है, समझ में आ गया आपके, है ना? ये थोड़ा अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, है ना, कुछ सवाल तो रहेंगे भाई कैलकुलेटिव। ठीक है, अब वो पटवारी वाले सवाल देख लेता है, एक सवाल अच्छा है वो, इधर गया। देखो भाई एक्स वाई जेड तीन धनात्मक संख्याएं हैं, डब्ल्यू बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, और वाई माइनस एक्स वाई माइनस डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू माइनस जेड 174 है, एक्स वाई जेड का रेशो बताइए। अच्छा सवाल है ये, है ना। तो सब बच्चों वाले ही सवाल हैं थोड़े से। देखो ये देखो एक्स वाई जेड तीन धनात्मक संख्याएं हैं, डब्ल्यू बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2 के, और ये हमें पूछा है। तो देखो आप एक बात बताओ, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो कितना आएगा? 2w, है ना। तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 2w, तो 2w बराबर किसके आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर आ गया। ठीक, चलो मतलब w का दोगुना है वो बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड के योग के। ठीक है, और ये बोल रहा है w में से x घटाओ, w में से y घटाओ, w में से z घटाओ, तो जो रेशियो आएगा वो 1 7 4 का आएगा। तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है? अब देखिए आपने ये सॉल्व भी कर लिया इसको, और ये वैल्यूज आपको दे रखी है, आप इसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे भाई। एक तरीका है कि फिर इन तीनों को जोड़ोगे आप, कि इस इक्वेशन को इससे LHS RHS जोड़ो आप, तो 7 4 11 और एक 12, इधर 12 मिलेगा, और इधर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? डब्ल्यू 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 3w, और माइनस का x माइनस का y माइनस का z, यानी कि माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, बराबर ये है इसके 12 के। ठीक, तो यहाँ पर आप x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 2w रख दोगे, तो 3w में से 2w गया तो 12 आ गया, है ना। तो w की वैल्यू 12 आ गई यहाँ से, तो w अगर 12 आ गया तो 12 में से कितना घटाएं कि 1 बचे, तो 11, 13 11 आंसर आ गया। बढ़िया सवाल है। देखिए ऐसे ही कर लीजिए, यही अच्छा तरीका है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो बिना, चलो कोई नहीं, यही बढ़िया तरीका है भाई। देखो 2w बराबर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड के, है ना। आपसे पूछा हुआ है, देखो आपको दे रखा है कि डब्ल्यू माइनस एक्स, समझ में आया, डब्ल्यू माइनस वाई और डब्ल्यू माइनस जेड का रेशो है 1:7:4। आप इनको जोड़ लो तो ये डब्ल्यू 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 3w आ गया, और माइनस का x है, माइनस का y है, माइनस का z है, बराबर इधर जोड़ो तो 7 4 11 एक 12 आ गया। देखो 3w है, माइनस कॉमन ले लो तीनों में से, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किससे आया है? 12 के, है ना। 3w है, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2w के बराबर है, तो बराबर किसके आ गया? 12 के, यानी कि 3w में से 2w गया तो w की वैल्यू आ गई 12। ठीक, अब आपको भी बोला हुआ है कि w में से कितना घटाएं कि 1 बचे, तो आप भी जानते हो 11, कब आएगा? 11, और 12 में से कितना घटाएं कि 7 आए? 5, तो है ना, तो ये 5 आ गया, और 12 में से कितना घटाएं कि 4 आए, तो 8, ये रहा 8 आ गया, आंसर आ जाएगा। ये सामने दिख रहा है, 12 में से कितना गया? 8, तो 4 आएगा, 12 में से गया 5 तो 7 आएगा, 12 में से गया 11 तो 1 आएगा, यानी कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी आ गई? 11:5:8, ये आंसर है आपका। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी है ना। दूसरा तरीका थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखो कि 2 में w का गुणा करोगे तो 2w आ गया है, तो 2w का योग किसके बराबर है? x प्लस वाई प्लस जेड के, है ना, यानी कि 2w का योग है x प्लस वाई प्लस जेड के, है ना। यानी कि मुझे ये पता है कि तीनों को जोड़ने पे 2 गुना आता है w के, x y z का वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो आपने ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो,
है ना। जैसे ऑप्शंस उठाए मैंने तो देखो 8 5 13, 13 1 14 10 24। अगर इन तीनों का योगफल 24 है तो मुझे पता चल गया कि 2 गुना W की वैल्यू 12 होगी, तभी तो ये 24 आएगा। तब W की वैल्यू 12 आ गई, और अगर W की वैल्यू 12 आ गई तो 12 में से 11 घटाओ 1 आ रहा है, 12 में से 5 घटाओ 7 आ रहा है, 12 में से 8 घटाओ 4 आ रहा है, तो भी एक आंसर है। एक ऑप्शंस मेथड भी है, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। आ गया समझ में? ठीक है, देखिए ये प्राण पखेरु उड़ा देगा आपके। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस सवाल। ठीक है, ये भयंकर डरावना है ना। ये तो ठीक है, चलो बच्चों वाला सवाल था, पर ये बड़ा डेंजरस है। 2x प्लस वाई 2y प्लस जेड, देखिए ये सवाल ही कैलकुलेटिव है ना। आप इसमें ढूंढो कि यार इसका शॉर्टकट मिल जाए, वैल्यू पुट कर दें अपन, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अलजेब्रा नहीं है कि वैल्यू पुट कर दें, है ना। ये परसेंटेज रेशो नहीं है कि आपने 10% 1/10 निकाल के सॉल्व कर लिया। ये सवाल ही कैलकुलेटिव है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा इनको, है ना। तो जैसे ये सवाल है, देखो भाई ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। 2x प्लस वाई और 2y प्लस जेड का रेशो दे रखा है, फिर y प्लस जेड और z प्लस एक्स का रेशो दे रखा है। तो हमें इस इक्वेशन में -42 है, तो z का मान चाहिए। देखो ये सवाल कैलकुलेटिव है, आराम से समझना है। 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई है ना, और 2y प्लस जेड है। इनका रेशो कितना है? 11 13। और एक और चीज दे रखी है हमें कि y प्लस जेड है और z प्लस एक्स है। इनका रेशो कितना है? 10 से 11। ठीक, चलिए अब कुछ नहीं कर सकते, कोई है ही नहीं तिकड़म लगाने के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई ही ऑप्शन है। 13 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करो, फिर 11 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो। देखो 13 दूनी 26x प्लस 13y बराबर 11 दूनी 22y। मैं 11 का गुणा दोनों में कर रहा हूँ, तो 11 दूनी 22y और 11z, है ना। ऐसे 11y प्लस 11z बराबर 10z प्लस 10x। ठीक, अब आपकी जो मर्जी हो उसकी वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो, y की निकाल लो, z की निकाल लो, लेकिन किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, पहले तो आप ये देखो कि ये 22y है, 13y, 13y इधर गया, यहाँ कितना बचा? 26x बराबर, ये कितना हो गया? देखो 22y में से ये 13y गया तो 9y बचा, तो 9y प्लस 11z है ना। अब देखो x की वैल्यू निकालना है, तो ये आ गया 9y प्लस 11z, और ये 26 आ जाएगा बटे में, तो डिवाइड बाय 26 आ गया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी अब x की ही निकालनी पड़ेगी वैल्यू। देखो ये 11y है प्लस 11z और 10z है, तो देखो 10z गया 11z में से, ये बचेगा 11y प्लस 11z में से ये 10z गया तो 1z, और बराबर है 10x के, तो बटे में आ जाएगा 10। आ गया यहाँ पे x की। अब आप मुझे बताओ, एक ही सवाल है जिसमें ये कह रहा है x का मान ये है और ये कह रहा है x का मान ये है, तो या तो ये सही है या ये सही है, मतलब x का मान दोनों ही है तो दोनों बराबर होंगे। सवाल तो एक ही है, तो दोनों को बराबर बराबर, ठीक है, दोनों को बराबर बराबर रख दीजिए, क्योंकि ये भी x का मान है ये भी x का मान है, तो दोनों को बराबर रख दो। तो देखो समझना आप, यहाँ पे ये है 9y प्लस 11z बटे में 26, है ना, बराबर दे रखा है 11y प्लस z बटे में 10। तो देखो 2 से काट दो 13 बार, 2 से काट दो 5 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से। देखो 5 9 45y प्लस 11 पंजे 55z बराबर 13 11 143 143y प्लस 13 में z का मल्टीप्लाई 13z। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया x को की वैल्यू निकालने से? क्योंकि खाली इक्वेशन y और z में आ जाए, और y और z का मैं रेशियो निकाल लूंगा वहां से। तो देखो ये है y और ये भी y है, तो 143 में से 45 गया तो कितना आ गया? 98y, है ना, और ये आ गया 13 इधर से, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2, और 3 5 माइनस 1 यानी कि 4 42z। ठीक है, तो ये आ गया z बटे में y, और ये आ गया 98 बटे में 42। चलिए अब ये 14 से काट दो, तो देखो नहीं 14 से नहीं 7 से काट दो, 7 से कटेगा 14 बार, 7 से कटेगा 6 बार,
और 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 3 बार, है ना। 14 से कट जाता है, 14 या 42, 14 से 98, ठीक है। तो ये रेशो आ गया जेड और वाई का 7 और 3, है ना। लेकिन ये रेशो है ना, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। तो मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी, तो मैंने इसको मान लिया 7 के और इसको मैंने मान लिया 3 के, ठीक। आ गया समझ में। अब आप एक काम करो, ये दोनों वैल्यू जो आपको मिली है, ठीक है, इनको आप यहाँ रख दो या यहाँ रख दो और x की वैल्यू निकाल लो, वो भी k के अंदर, ठीक है। तो देखना यहाँ पे आप x बराबर आप यहाँ पे रख दो, है ना, x बराबर, देखो x बराबर कितना दे रखा है 11y, y की वैल्यू कितनी है 3k है। तो देखो 11 इंटू 3k, तो 11 दिया 33 के आ गया, तो 33 के प्लस z है, और z का मान कितना है 7 के है, तो ये 7 के आ गया, डिवाइड बाय 10 आ गया। देखो ये आ गया 33 और 7 40 के बटे में 10, तो 40 के बटे में 10 यानी कि 4 के, 40 में 10 का भाग दोगे तो 4 आएगा, तो 4 के। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, तीनों ही वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। अब मैं तीनों यहाँ रख दूंगा क्योंकि एक और इक्वेशन दे रखी है। तो एट x है, तो देखो 8 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4k, तो 8 इंटू 4k है प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 3k है, ठीक है, माइनस 7z है, तो माइनस 7 इंटू z की वैल्यू कितनी है भाई 7k है, ये 7k आ गया। और ये सब किसके बराबर है माइनस के 42 के, ठीक। देखो 8 चौके 32 के प्लस 3k माइनस 49 के बराबर माइनस 42, ठीक। तो देखो 32 और 3 35, ठीक है, तो 32 और 3 आ गया 35 के, तो ये लिख दूँ 32 और 3 35 के, तो 35 के में से 49 के गया तो कितना आ गया 9 माइनस 5 यानी कि 4, 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो माइनस का 14 के बराबर माइनस का 42 ना। चलिए माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, तो 14 या 42 यानी कि के का मान आ गया 3। अब जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ वैल्यू रख दो। हमें चाहिए z का मान, तो देखिए z बराबर हमें कितना दे रखा है, z बराबर हमारा आया है 7k, यानी कि 7k पूछा है हमसे, तो 7 इंटू के की जगह 3 रख दो, यानी कि 7 या 21 आंसर आएगा। तो ये आपके सवाल का आंसर आएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, 21 आंसर आएगा, ठीक है ना। पहले क्या किया, एक इक्वेशन दे रखी थी, फिर दूसरा इक्वेशन दे रखी, दोनों से मैंने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, x ही निकालना जरूरी नहीं, कोई भी एक निकाल लो, या तो y निकाल लो, z निकाल लो, पर आपको पता है कि y 2 है तो y तो घट जाएगा, फिर आपकी जो मर्जी हो निकाल लो। यहाँ देखो, यहाँ नहीं निकाल सकते, यहाँ पे देखो क्योंकि ये घटेगा। फिर यहाँ पे आप देखो कि आपको x का निकालना है तो x निकाल लो, y निकालना है तो y निकाल लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। मैंने दोनों को x की वैल्यू ये भी है ये भी है, मैंने दोनों को बराबर रख दिया, यहाँ से y z का रेशो आ गया, तो मैंने k में मान लिया कि मान लो ये 7 7 नहीं है, 7 का कोई मल्टीपल है, ये 3 3 नहीं है, 3 का कोई मल्टीपल है, ठीक। इनको फिर मैंने यहाँ पे रख दिया इस इक्वेशन के अंदर, आंसर आया k का मान, फिर जो पूछा था आंसर आ गया। अब देखिए, है ना, 1 दर्जन चूड़ियाँ हैं भाई, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तु, है ना, 12 सामान, 12 वस्तु, जो बोलना चाहे बोल सकते हो। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुएं, ठीक, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। अब ध्यान देना, अगर आपके पास एक डिब्बा है जिसमें चूड़ियाँ हैं, तो 12 चूड़ियाँ थी तो वो टूटी है, अब वो चूड़ियों को अगर मैं इकट्ठा करूंगा, ध्यान से समझ, टूट, अब वो डिब्बा गिर गया आपसे, एक डिब्बे में चूड़ियाँ थी, है ना, 1 दर्जन 12 चूड़ियाँ थी, वो गिर गई, तो कुछ तो बच गई है और कुछ टूट गई है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा टूटी हुई चूड़ियों और बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात नहीं हो सकता, बताओ। तो देखो, मुझे पता है कि अगर चूड़ी टूटी भी है तो टोटल भाग तो 12 ही है, मतलब 1 दर्जन चूड़ियाँ ही है टोटल, तो जो टूटी हुई है और जो बिना टूटी हुई है उन सबको जोड़ने पे वो 12 का मल्टीपल दे देगी, क्योंकि 12 चूड़ियाँ थी। मैंने कहा 1 किलो का अंगूर, अंगूर तो 1 किलो का नहीं होता, 1 किलो का कुछ भी आम मान लीजिए, आम देखें 1 किलो के होते हैं, देखें बहुत सारे, इतने बड़े बड़े आम आते हैं 2 2 3 3 किलो तक के, देखे भी नहीं होंगे बहुत सारे लोगों ने आप में से, बड़े बड़े आम भी आते हैं, आम की कई वैरायटी होती है, कभी अलीराजपुर जाना पता चलेगा। तो 1 किलो का कोई एक आम है मान लो,
वो टूट गया तो थोड़ा सा यहाँ गिर गया, थोड़ा सा यहाँ गिर गया, थोड़ा सा यहाँ गिर गया, थोड़ा सा, तो इनको इकट्ठा करोगे तो 1 ही किलो बनना है। तब ऐसी कोई सॉलिड चीज़ समझो आप, तो आम का तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 1 किलो का कोई हीरा है, वो टूट गया 4 भागों में, तो इसको इकट्ठा करने पे 1 ही किलो बनेगा। जब तक कोई छोटे मोटे आप नगण्य मान लो उनको अगर, तो है ना, तो ये पूरा जोड़ने पे 1 किलो बनना चाहिए। तो अगर जो चूड़ी है आपकी वो 12 चूड़ियाँ थी, तो जो टूटी होगी तो वो किस अनुपात में टूटी होगी, वो उसी अनुपात में टूटी होंगी जिनका योग करने पे वो 12 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, 12 में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखो 3 और 2 में है, तो 3:2 में क्या चूड़ियाँ टूटी होगी, तो आप बताओ 3 और 2 होता है 5, 5 से 12 नहीं बनाया जा सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4 और 2 6 है, 4 और 2 6, ये तो नहीं आया। 4 और 2 6, 6 को 12 बनाने के लिए 2 का गुणा कर सकते हैं, हाँ। 5 और 7 हो जाएगा, तो मैंने कहा 5 और 7 होता है 12, 12 का 12 गुना, 12 का 1 गुना होता है 12, हाँ ये भी हो सकता है आंसर। 1 और 3, तो मैंने कहा 1 और 3 कितना होता है 4, है ना भाई, 1 और 3 होता है 4, मतलब कहना ये चाह रहा है सवाल में, समझा देता हूँ कि 1 और 3 में टूटी है मान लो 1:3 में, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको 12 बना लो। तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और 3 होता है 4, 4 में 3 का गुणा करोगे 12 आएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 3 और 9 होता है 12, यानी कि जो 3 है वो है टूटी हुई चूड़ियाँ, और 9 चूड़ियाँ ऐसी है जो बिना टूटी हुई है, ऐसा है, ये रेशो उसका है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3:2, कि ये रेशो नहीं हो सकता टूटी हुई चूड़ियाँ और बिना टूटी हुई चूड़ियों का। क्यों? क्योंकि 3:2 को आप 12 में नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते, तो 12 में बांट सकते हो, आंसर वही होगा, और क्या, सिंपल हिसाब है। ठीक, ये नहीं हो सकता, ये बाकी सब हो सकते हैं, रहने देता हूँ, ये हो जाएगा 5 7, और ये 1 3 भी हो जाएगा, यही नहीं होगा खाली, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। देखो 1.5 घंटा हो गया अपने को पढ़ते पढ़ते, और डेली आज तो मैं और 1.5 घंटे ही पढ़ा रहा हूँ, चलो ये छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, धीरे धीरे मैं हैबिट बढ़ा दूंगा, 2 घंटे आपको सिटिंग बिठानी पड़ेगी, है ना। आज और अपनी क्लास एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे मैं पूरे 2 घंटे पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मेरी क्लासेस अगर फ्री हो गई है तो मैं आपको 6 महीने में पूरा कोर्स 100% कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होता है तो मैं वैलिडिटी बढ़ाऊंगा भाई अपनी तरफ से, आप चिंता मत करना, है ना, कि 6 महीने का बोला था हमारी तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 6 से अगर 7 महीने भी हो गए मेरे को, तो मैं 1 महीना वैलिडिटी सबकी बढ़ाऊंगा जिन जिन ने 6 महीने की वैलिडिटी ली है, ज़्यादा के लिए उसको तो दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो आज और अपन इतने पे ही रखते हैं, बाकी कल और 45 करेंगे, 30 करेंगे, 45, फिर 50, फिर 55, और करके 2 घंटे पूरे करेंगे, तो ये ताकि ये मटेरियल जल्दी हो पाए डिलीवर अपना, है ना। क्वेश्चन भी 2 2 250 250 300 300 करवाऊंगा भाई हर टॉपिक के, टाइम भी लगेगा उसमें, है ना।